दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नियोजन के कुछ और प्रकारों के बारे में। मतलब जो नियोजन होता है उनके जो हिस्सा हैं उनकी दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं। कल भी दोस्तों हमने बात की थी किसकी, नियोजन के दो प्रकार की, किस किस की, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। किसके आधार पे दोस्तों, वो उपयोग के आधार पे, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो परिचालन अवधि, मतलब जो हम उपयोग करते हैं या जिसकी परिचालन अवधि क्या है, एक ही बार यूज़ होता है उसको सिंगल यूज़ हमने बोला, जो बार बार यूज़ होता है उसे हमने स्टैंडिंग बोला। तो उसके आधार पे दोस्तों कल हमने बात की थी। उसके अलावा भी दोस्तों कुछ ऐसे पॉइंट हैं या टॉपिक हैं जो कि एक प्लान के ही हिस्सा होते हैं, जो कि प्लान के ही हिस्सा होते हैं, प्लान के ही प्रकार के रूप में हम जानते हैं जिन्हें। तो आइए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों वैसे तो ये 7-8 पॉइंट हैं जो आपकी बुक्स में दिए गए हैं, लेकिन दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं दो टॉपिक। कौन कौन से? उद्देश्य और व्यू रचना। उद्देश्य और व्यू रचना मतलब ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजी। ठीक है, ये दोस्तों नियोजन के ही हिस्सा हैं, मतलब एक प्लान के ही प्रकार हैं ये। ठीक है ना। तो आइए दोस्तों पहले देख लेते हैं उद्देश्य। तो उद्देश्य का मतलब ऑब्जेक्टिव, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बारे में दोस्तों हमने पढ़ा है कि नियोजन की जो प्रोसेस होती है, प्लानिंग प्रोसेस, हमने वीडियो देखा है उसमें पढ़ा है हमने कि प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहला काम ही हमारा क्या होता था कि उद्देश्य का निर्धारण करना, मतलब सेटअप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो कंपनी का उद्देश्य है, ठीक है, कंपनी का उद्देश्य है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, कि काम क्यों कर रहे हैं हम, एक्चुअल में हमें कहाँ जाना है, एक्चुअल में हमें कहाँ जाना है, वो कंपनी का उद्देश्य होता है। तो वो उसकी पहला हिस्सा है प्लानिंग की प्रोसेस का। तो उद्देश्य हमें बेसिकली बताते क्या है कि हम आज कहाँ पर हैं और हमें जाना कहाँ है। मतलब हम जो काम कर रहे हैं उसका एंड रिजल्ट जो हम पाना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य होता है। ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में कुछ बातें ऐसी है होती है जो हमें ध्यान में रखनी होती है। जैसे हम दोस्तों बोल सकते हैं कि उद्देश्य में एक टाइम लिमिट होनी चाहिए। उद्देश्य में एक टाइम लिमिट होनी चाहिए। ऐसा उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि जिसमें कोई भी टाइम लिमिट ना हो। ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मान लो कि आपको अपनी सेल्स बढ़ानी है, आपको अपनी सेल्स बढ़ानी है 10%। तो उसमें दोस्तों हमें टाइम लिमिट सेट कर देना चाहिए कि 6 महीने में या 10 महीने में या फिर 1 साल में। ऐसा नहीं है दोस्तों उसमें कोई टाइम ही नहीं दे रखा कि सेल्स बढ़ानी है लेकिन कितने समय में बढ़ानी है, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसमें एक टाइम बाउंडेशन होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो उद्देश्य है हमारे मापने योग्य, मतलब मेजर करने लायक होने चाहिए। मापने से क्या मतलब है दोस्तों, जैसे मान लो हमें अपनी सेल्स बढ़ानी है, अगले 6 महीने में अपनी सेल्स बढ़ानी है, तो कितनी बढ़ानी है हम वो डिसाइड करें कि 10% बढ़ानी है कि 20% बढ़ानी है कि 25% बढ़ानी है। केवल वो हमारा उद्देश्य नहीं हो सकता कि हमें हमारी सेल्स बढ़ानी है। तो मापने लायक होने चाहिए जिन्हें हम माप सकें। इसके अलावा दोस्तों उद्देश्य जो है अचीवेबल होने चाहिए, मतलब जो प्राप्त करने योग्य होने चाहिए। ऐसे उद्देश्य नहीं होने चाहिए जिन्हें हम प्राप्त ना कर सकें। जैसे दोस्तों मान लो आपको आपकी सेल्स, जो आप आज 1 लाख रुपए की सेल्स कर रहे हो पर मंथ, अब ऐसा थोड़ी हो सकता है दोस्तों कि आप अगले महीने में 50 लाख की सेल्स कर लो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये तो अचीवेबल नहीं है, मतलब आप इसको प्राप्त नहीं कर सकते। आप आज 1 लाख की कर लो और आप कल अगले महीने में 50 लाख की सेल्स कर लो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है ना। तो उद्देश्य ऐसे ही होने चाहिए जो एक टाइम लिमिट में हो, जिन्हें हम प्राप्त कर सकें। ठीक है, जिन्हें हम माप सकें कि हाँ हमने ये अचीव किया है कि नहीं किया है, हमारे उद्देश्य पूरे हुए हैं कि नहीं हुए हैं। भाई एक मापने योग्य मापदंड तो होना चाहिए ना उसमें, कि हम अचीव कर भी पाए हैं कि नहीं कर पाए। तो मापने योग्य होने चाहिए, अचीव करने लायक होने चाहिए। तो दोस्तों ये तो बात रही किसकी, उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स की। अब दोस्तों बात करें किसकी, व्यू रचना या फिर स्ट्रेटजी की। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, व्यू रचना को रणनीति। अब रणनीति आपने शब्द सुना होगा, आपने एक शब्द और सुना होगा, रणभूमि। रणभूमि का मतलब होता है युद्ध का मैदान, जहाँ पर हमें युद्ध लड़ना है, किससे, अपने विरोधियों से। ठीक है। तो वहीं से यहीं यहाँ भी इसका यही मतलब है। बिजनेस में क्या है, हमें अपने कॉम्पिटिटर से लड़ना है, हमें अपने कॉम्पिटिटर से लड़ना है, अपने
मतलब सॉरी अपने विरोधी से लड़ना है तो उसके लिए हम क्या स्ट्रेटेजी, क्या रणनीति बनाएं, तो उसके लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी, रणनीति बनानी पड़ेगी। तो वही वाली चीज़ है, कॉम्पिटिटर से लड़ने के लिए, उससे बेहतर होने के लिए हमें क्या बनाना पड़ती है, एक व्यू रचना, एक रणनीति बनानी पड़ती है। इसीलिए दोस्तों रणनीति कब बनाई जाती है, पूरे जो हमारा व्यावसायिक पर्यावरण है उसको देखने के बाद कि क्या क्या चुनौतियां हैं उसमें, उसको देखने के बाद हमें क्या बनानी होती है, हमारी व्यू रचना या फिर रणनीति बनानी होती है। अब रणनीति को दोस्तों हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जैसे दोस्तों कंपनी के या फिर हमारे संगठन के लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, मतलब दीर्घकालीन हमारी कंपनी के क्या लक्ष्य हैं, आज से हमें 10 साल बाद कहाँ जाना है। आज की नहीं सोच रहे हम, आने वाले टाइम की सोच रहे हैं कि 10 साल बाद हमें कहाँ जाना है। ठीक है, अच्छा जहाँ पर जाना है उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी। और तीसरी चीज़, संसाधनों का आवंटन उसी प्रकार से करना कि हमें कहाँ पर जाना है, हमें वहाँ पर जाना है। 10 साल बाद हमें कहाँ जाना है, हमें उस जगह पर जाना है, तो उसके अनुसार उसकी प्रोसीजर क्या होगा और हम जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसका अलोकेशन कैसे करेंगे। ये चीज़ें देखी जाती है किसमें, व्यू रचना या फिर रणनीति में। तो दोस्तों रणनीति बनाता कौन है, हमारा जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है वही हमारी रणनीति बनाता है। तो उसी को दोस्तों पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना पड़ता है और रणनीति बनानी पड़ती है। जैसे दोस्तों एक एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, अभी दोस्तों हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का T20 जो विश्व कप वर्ल्ड कप हुआ अभी दुबई में, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता, तो उसमें इंडिया का बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा और इंडिया सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाई। अब इंडिया की स्ट्रेटेजी जो 2022 में दोबारा वर्ल्ड कप होने वाला है, कहाँ पर होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या रणनीति होगी, क्या व्यू रचना होगी, ये सब चीज़ें दोस्तों कौन डिसाइड करेगा। पहली चीज़ दोस्तों ये टॉप लेवल का मैनेजमेंट, मतलब टॉप लेवल कौन क्रिकेट को कंट्रोल करता है, भारतीय क्रिकेट को BCCI कंट्रोल करती है। ठीक है, BCCI मतलब एक संस्था है जो भारत में क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है जो क्रिकेट को कंट्रोल करती है। तो वो दोस्तों क्या क्या देखेगी BCCI, पहले तो देखेगी दोस्तों क्या क्या कमी रह गई कि भारत का जो प्रदर्शन है अभी T20 वर्ल्ड कप में इतना खराब रहा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि कमियां क्या है। अब दोस्तों वो देखेगी कि 2022 के लिए हमें क्या क्या सही करना है, मतलब ऑस्ट्रेलिया में क्या कंडीशंस होगी, ऑस्ट्रेलिया के मैदानों की क्या कंडीशंस होगी, उसके अनुसार हमें टीम बनानी है और ज़्यादा से ज़्यादा T20 सीरीज रखनी है इस साल के दौरान। जब तक वर्ल्ड कप है ज़्यादा से ज़्यादा T20 सीरीज खेले, ऑस्ट्रेलिया में सीरीज करवा सकती है इंडिया। ठीक है, तो ये पूरी जो रणनीति होगी, हमारा जो दीर्घकालीन लक्ष्य क्या हो गया, हमारा जो मोटिव जो हो गया वो हो गया हमारा वर्ल्ड कप जीतना है। ठीक है, अब उसका प्रोसीजर क्या क्या होगा कि ट्रेनिंग के लिए अलग से कोई कैंप लगा सकती है BCCI, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज करवा सकती है, और या फिर यंगस्टर्स को मतलब युवाओं को मौका दे सकती है। कई चीज़ें हैं जो उसके प्रोसीजर का हिस्सा होंगे। उसी तरह दोस्तों संसाधनों का आवंटन, संसाधन मतलब जो खिलाड़ियों को स्पेशल ट्रेनिंग हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया के में कैसे मैदान होंगे उस हिसाब से, ऑस्ट्रेलिया के पिचेस के हिसाब से ट्रेनिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होंगी BCCI की रणनीति का हिस्सा। ये तो बात रही दोस्तों एक अदर एग्जाम्पल की, जो मैंने स्ट्रेटेजी दी मतलब रणनीति का एग्जाम्पल दिया। ठीक है, अब यदि दोस्तों बिजनेस में हम बात करें तो बिजनेस की रणनीति क्या हो सकती है, तो बिजनेस की रणनीति दोस्तों हो सकती है कि हम आने वाले 2 सालों में नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। ठीक है, अच्छा उसका एडवर्टाइजमेंट हम इस प्रकार से करेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम इस प्रकार से करेंगे। अभी के कोई हमारे प्रोडक्ट चल रहे हैं तो यदि उसमें कमी है तो उन कमियों को कैसे सुधारा जा सकता है, या फिर नया प्रोडक्ट लाएंगे तो उसका पहले सर्वे करेंगे कि उसके लिए कितने कस्टमर अभी मार्केट में अवेलेबल हैं और मार्केट में किस तरह की कंपनियां हैं, और उन कंपनियों के दोस्तों जो प्रोडक्ट हैं उसमें क्या क्या कमियां हैं, या फिर क्या क्या जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी हमें देखनी पड़ती है। तो इसको दोस्तों हम बोल सकते हैं SWOT एनालिसिस। SWOT का मतलब दोस्तों क्या होता है, मतलब मार्केट को पूरा स्कैन करना पड़ता है ना कोई भी रणनीति बनाने से पहले, तो उसको दोस्तों हम एक नाम भी दे सकते हैं SWOT एनालिसिस, आपने सुना भी होगा। तो यहाँ पर S का मतलब होगा स्ट्रेंथ, W का मतलब होगा वीकनेस, O का मतलब होगा अपॉर्चुनिटीज़ मतलब अवसर,
टी का मतलब होगा थ्रेट्स, मतलब खतरे। मतलब मार्केट में शक्तियाँ क्या क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या क्या हैं, हमारे पास अवसर क्या क्या हैं और खतरे क्या क्या हैं। तो इन सब चीज़ों को देखकर एक टॉप लेवल मैनेजमेंट को बिजनेस की रणनीति बनानी होती है या फिर व्यूह रचना बनानी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है कंपनी, उसका दीर्घकालीन लक्ष्य इसमें क्या है? उसका दीर्घकालीन लक्ष्य दोस्तों ये है कि हमें अपना मार्केट में जो शेयर है, मतलब मार्केट में जो हिस्सा है वो बढ़ाना है आने वाले 5 या 10 सालों में। ये दीर्घकालीन लक्ष्य है। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए दोस्तों हम नए प्रोडक्ट मार्केट में उतारेंगे। किस तरह से उतारेंगे? वो प्रोसीजर का हिस्सा होंगे, ठीक है। उसके लिए दोस्तों संसाधनों का आवंटन, मतलब उसके लिए कोई प्लांट लगाने हैं या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज हमें कितने क्या लगाने हैं, तो उस हिसाब से संसाधनों का आवंटन भी होगा, पूरी प्लानिंग के साथ होगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है एक रणनीति में या फिर व्यूह रचना में। तो दोस्तों ये आज हमने 2 प्रकार देखे, उद्देश्य और व्यूह रचना। दोस्तों ना तो ये सिंगल यूज प्लान है, ना ही ये स्टैंडिंग प्लान है, ये दोनों ही नहीं है। ना तो ये सिंगल यूज़ में आते हैं ना स्टैंडिंग प्लान में आते हैं, ध्यान रखना। सिंगल यूज में क्या क्या आता है वो हम कल आने वाले वीडियोज़ में जानेंगे, और स्टैंडिंग में भी क्या क्या आता है वो आने वाले वीडियोज़ में जानेंगे। ये 2 दोस्तों ऐसे हैं जो ना तो सिंगल यूज़ में आते हैं ना ही स्टैंडिंग प्लान्स में आते हैं, उनसे अलग हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।